हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग दीपक नाइट्राइट का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, समझेंगे कंपनी के फिनेंशियल्स को और यहाँ पे कंपनी बिजनेस में क्या करती है, कंपनी कैसे कमाती है और यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, शेयर प्राइस का, शेयर होल्डिंग पैटर्न जानेंगे और यहाँ पे बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें होती है, पूरे प्रोडक्ट्स, बिजनेस, क्लाइंट वगैरह, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड आज आपको हम लोग इस वीडियो के दौरान दे देंगे। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम लोग एंड में बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, टारगेट प्राइस क्या हो सकती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर अभी तक अब आप हमारे बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जो कि एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है बल्कि वो एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू अपडेट हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग आपको वो भी दिखा देते हैं, जहाँ पे हम लोग एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे सारी तरह की चीज़ें ऑटोमेटेड यहाँ पे अपडेट हो जाती है। भले वो कॉन कॉल हो, चाहे वो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो, या कोई भी बड़ा मैनेजमेंट का इंटरव्यू हो, या फिर कोई भी फिनेंशियल रिजल्ट या मार्केट रिलेटेड खबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू यहाँ पे अपडेट हो जाती है और ये आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू। और वहीं पे आप यहाँ पे नहीं तो सर्च कर सकते हैं बीट द स्ट्रीट, लगभग 2400 लोग जुड़ चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आते आते दीपक नाइट्राइट के बारे में, ये केमिकल कंपनी आप सभी को पता होगा। अगर आप देखें, सबसे पहले थोड़ा बहुत बिजनेस का ओवरव्यू लेंगे, फिर फिनेंशियल्स की बात करेंगे। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट के, अगर जो लोग एक बार जानना चाहते हैं ओवरव्यू कि दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट कैसा रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू यहाँ पे 38% से यहाँ पे बढ़ा है। वहीं पे जो नेट प्रॉफिट रहा है वो इस बार 290 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन अगर हम बात करें 27.2% रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर जो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 5.5 रुपीज़ का किया है। और नेट प्रॉफिट के अंदर अगर अपन ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। थोड़ा और जानेंगे इसको डिटेल में और वहीं पे हम लोग सारी चीज़ें को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इस कंपनी के बिजनेस की, तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर के अंदर है जो 5 लोकेशन में काम करती है। अगर आप देखोगे दहेज, नंदसरी, ये दोनों हैं, ये जो दोनों लोकेशंस हैं, और रोहा और तलोजा, और ये हैदराबाद। तो अगर इसमें से जो ये मोस्टली ये सारी लोकेशंस है महाराष्ट्र में, और ये वाली जो हैदराबाद है वो अपना दूसरी स्टेट में है। वहीं पे ये 100+ प्रोडक्ट्स सर्व न्यूमरस इंडस्ट्रीज, इनके जो 100+ प्रोडक्ट्स है, 56 एप्लीकेशन सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्च्यून 50 की लगभग 50 कंपनियों, फॉर्च्यून 500 की लगभग 50 कंपनियों को सर्व करती है। 35% ये लोग एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कमाते हैं। और वहीं पे 700+ इनके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। 4265 करोड़ का इनका पिछले साल का रेवेन्यू था। और वहीं पे अगर आप देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरीज में से परफॉर्मेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बेसिकली एक तरीके का, आप मान लो ग्रीस होता है ना, अगर आप ग्रीस को मशीन में डालते हो तो कैसे उस मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए आप सीमेंट है, सीमेंट में यहाँ पे अगर आपको उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो यहाँ पे उसमें परफॉर्मेंस प्रोडक्ट यूज़ होता है। या फिर आप कोई भी स्टील हो गया, स्टील में यहाँ पे अगर आप उसको जंग से बचाना है तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स वो होते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर नाइक के सेगमेंट, नाइक के कस्टमर्स को यहाँ पे सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एपीआई है, अभी अपन ने देखा था ना फार्मा एपीआई न्यूलैंड की वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही काम है। ये फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह वो होते हैं जो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कस्टमर ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स बनाता है जेएलआर। ठीक है, अभी जेएलआर में कोई ऐसा पेंट यूज़ होता है जिसके लिए पर्टिकुलर ऐसा ही केमिकल चाहिए, तो अपने को स्पेशलिटी केमिकल बोलेंगे। बट बेसिक केमिकल्स में क्या होता है, अभी मारुति में पेंट करना है, या नैनो में पेंट करना है, सेंट्रो पे पेंट करना है, जितनी भी बेसिक गाड़ियों पे पेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल चाहिए होता होगा, लेट्स से ABC। ठीक है, वो बेसिक केमिकल ये होता है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, पूरी इंडस्ट्री में यूज़ हुआ होता है। ठीक है ना, तो अभी अगर आप मुझसे पूछते हो सबसे ज़्यादा मार्जिन किस में होता है, तो स्पेशलिटी केमिकल में सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। सबसे कम मार्जिन होता है यहाँ पे बेसिक केमिकल्स में, क्योंकि बेसिक केमिकल्स हर कोई बना सकता है, स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत कम बनाते हैं। और जो कंपनियाँ स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए मेक्स द कंपनी प्रोडक्ट बी, ठीक है, तो उसकी उस कंपनी की उस प्रोडक्ट में मोनोपोली रहती है। ठीक है, एक तरीके से ये देख लीजिए। वहीं पे दीपक नाइट्राइट की भी कुछ ना कुछ किसी केमिकल्स में मोनोपोली है। अगर आप देखो ये इंडस्ट्री किस तरह की यहाँ पे सर्व करती है, डाइज, पिगमेंट्स, रबर, पेपर, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, डिटर्जेंट्स, पर्सनल केयर और फ्यूल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं
ये कंपनी के सीईओ हैं। ये नंबर ऑफ न्यूमरस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़े बड़े इनके कस्टमर बेसेफ है, यहाँ पे बेयर है, उसी के अलावा यहाँ पे क्लेरियंट ऑयल सर्विसेज है जिनकी खुद की एक कंपनी है क्लेरियंट केमिकल्स, यूपीएल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, और वहीं पे ये सारी इनकी ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ब्रोशर में जानेंगे तो हमें और भी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें, वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये फार्मास्यूटिकल वगैरह हम लोग ने देख चुके हैं, और ये सारी प्लांट्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं। और ओवरऑल यहाँ पे क्या है, ये सारा जो डेटा है थोड़ा पुराना हो सकता है क्योंकि ये लास्ट FY 17-18 तक ही अपडेट हुआ था। चलिए अगर आप देखोगे तो ये कैसे है केमिस्ट्री ग्रोथ, ये पूरा केमिस्ट्री का सिस्टम है, कैसे काम करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इतना अपने को पूरा यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह समझनी नहीं है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो दीपक फिनोलिक्स है, जो इनकी एक सब्सिडरी है, उसके बारे में, तो ये बेसिकली क्या करती है, ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, फिनॉल, एसीटोन और IPA, ठीक है। और वो एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ओवरऑल। यहाँ पे इसकी अगर अपन देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा लीडरशिप है, और ये जो परफॉर्मिंग बिजनेस है ना ये बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में अगर इसकी लिस्टिंग होती है, जिसका अभी कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं है, कम से कम 3-4 साल लगेंगे, बट अगर यहाँ पे दीपक फिनोलिक्स की लिस्टिंग होती है तो ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी यहाँ पे करंट शेयर होल्डर्स के लिए। और वहीं पे ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ये अलग अलग तरह के, यहाँ पे फिनॉल वगैरह जो होता है अपने को, आप सभी को पता है, फिनाइल वगैरह वो सभी जो साफ़ करने की चीज़ों में काम आता है। तो वो सारी चीज़ें, ये जो कंपनी का ये वाला बिज़नेस है ये यहाँ पे दहेज प्लांट में किया जाता है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे इनके फुटप्रिंट्स, मतलब ये काका है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इनके इन सब कंट्रीज़ में इनके यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप देखोगे तो ये कुछ टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में आती है, यहाँ पे कुछ 2-3 केमिकल्स के अंदर। उसी के अलावा 30+ कंट्रीज़ में हम लोग ने देखा कि ये कैसे यहाँ पे काम करती है। दीपक फिनोलिक्स की बात करें, अगर आप देखोगे 60% बिजनेस इन लोग का यहाँ पे ऐसे होता है। अगर आप देखोगे फिनॉल की जो डिमांड है इंपोर्ट से कितनी होती है और इंडिया के अंदर कितनी है, और यहाँ पे ये जैसे कैसे होता है, क्योंकि ये फिनॉल जो है ना इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो अभी पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डिमांड यहाँ पे कैसा था, 67% अभी यहाँ पे दीपक फिनोलिक्स करता है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे लगभग यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, और अदर प्लेयर्स है, छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, अभी यहाँ पे ये सब काम किए जाते हैं। और एग्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, पेंट इंडस्ट्रीज़ में ये लोग काम करते हैं, और इन लोग का लगभग हर बार जो प्लानिंग रहता है। और यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं, KBR और इनके साथ इन लोग ने काम किया था इस प्लांट को बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी के थोड़े बहुत यहाँ पे हाइलाइट्स और प्रेस रिलीज़ की। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे 39% से बढ़ा है Y-on-Y बेसिस पे, EBITDA यहाँ पे 75% से बढ़ा है, पैट यहाँ पे 68% से बढ़ा है Y-on-Y बेसिस पे। बोर्ड ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिकमेंड किया है 275% का डिविडेंड। वहीं पे अगर आप देखोगे 5.5 रुपये का जो डिविडेंड अनाउंस किया है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर अपन देखें इस परफॉर्मेंस को, EBITDA मार्जिन की बात करें तो 31% इनका EBITDA मार्जिन है। अभी मैं अगर इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ तो पिछले क्वार्टर में ये जो मार्जिन था ये लगभग 27.2 करीब कुछ था। अगर अपन इसको देखेंगे तो ये जो मार्जिन था 27.2% का कुछ मार्जिन था, ये हमारा पिछले 27.4% का मार्जिन था। और ये वहीं पे अगर अपन देखेंगे पैट और रेवेन्यू के अंदर भी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे पिछले साल से भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा है। पिछली बार यहाँ पे क्वार्टर में 1240 करोड़ का रेवेन्यू था, और वहीं पे अभी जो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे करीबन 1470 करोड़ का रेवेन्यू है। वहीं पे पैट की बात करें अगर आप यहाँ पे तो 290 करोड़ का इनका पैट है, और पिछले यहाँ पे जो क्वार्टर में यहाँ पे अगर अपन देखोगे तो 217 करोड़ का यहाँ पे पैट था। तो कंपनी ने यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे कि हम लोग ने हमारे केमिकल वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अपने को उन कंपनीज़ पे यहाँ पे फोकस रखना है जो यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो वहीं पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे जो दीपक फिनोलिक्स की बात करें तो दीपक फिनोलिक्स की यहाँ पे जो वो रही है परफॉर्मेंस, वो भी काफ़ी अच्छी रही है। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो दीपक फिनोलिक्स के बारे में भी यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। FY 21 और FY 20 को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 29% ओवरऑल EBITDA मार्जिन रहा है, जो पहले 25% था। EBITDA मार्जिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर EBITDA मार्जिन में यहाँ पे तेज़ी आती है तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट आता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। ओवरऑल रेवेन्यू जरूर 3% से बढ़ा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पैट तो 27% से बढ़ा है। इसके पीछे मेजर रीज़न क्या होता है कि कंपनी का यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे बढ़ गया है। तो अभी कंपनी पैसा बेचेगी कम, ठीक है, बट यहाँ पे कमाएगी ज़्यादा। पहले 100 बेच के 25 रुपये कमा रही थी लगभग, अभी यहाँ पे 100 बेच के 29 रुपये कमा रही है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती है, ठीक है।
उसी के अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो टोटल डिविडेंड्स यहाँ पे कंपनी को आउटगो होगा वो यहाँ पे कंपनी का 75 करोड़ रुपीज़ का होगा। और उसी के अलावा यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के कारण कंपनी ने यहाँ पे डेब्ट टू इबिटा रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और वहीं पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो के अंदर यहाँ पे एक शानदार परफॉर्मेंस देखिए, वो सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे Q4 FY21 की यहाँ पे जो हाइलाइट्स है, ये सारी चीज़ें पैट वगैरह और ये लोग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी अगर आप देखोगे पी रेशो, तो पी रेशो अपना कितना बैठेगा, अभी इसका भाव चल रहा है लगभग 1800 रुपये, ये 56 रुपीज़ इसका पी है, ठीक है। अगर आप ये इसका EPS है 56 को, अभी अगर अपन 1800 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 56 से तो लगभग 32 का पी आता है, जो कि एक नॉर्मल यहाँ पे कंपनीज़ का होता है, यहाँ पे केमिकल कंपनीज़ का, ठीक है। अतुल लिमिटेड और हम लोग ने बाकी सभी में देखा था। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CMD का जो मैसेज है जो कि दीपक मेहता है और इसके CEO जो है वो यहाँ पे मौलिक मेहता है जो इनके बेटे हैं। तो अगर अपन उनका कमेंट देख लेते हैं, मोस्टली यहाँ पे देखिए जो कमेंट है वो यहाँ पे एक तो ये पहले कोविड-19 से रिलेटेड है, दीपक फाउंडेशन अपना यहाँ पे CSR वगैरह करता है और थोड़े बहुत इन लोग ने यहाँ पे ऑक्सीजन रिलेटेड प्लांट्स भी लगवाए हैं। वहीं पे अगर हम देखें जो मैनेजमेंट रिलेटेड है, कंपनी रिलेटेड जो बिजनेस है, वहीं पे कंपनी ने बोला R&D इन्वेस्टमेंट हम लोग लगातार करते रहेंगे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं, ये बड़ौदा में बेसिकली अपना नया R&D यहाँ पे सेंटर बना रहे होंगे। उसी के अलावा द कंपनी गेंड वैल्यू फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ 115% कैपेसिटी ऑफ द फिनॉल प्लांट, जो इनका फिनॉल प्लांट है फिनॉलिक्स वाला, उसने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है और प्रोडक्ट मिक्स कंपनी ने इंक्रीज़ किया है, अच्छा किया है, जो कि फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, जो मैंने बोला था ना सबसे ज़्यादा हाई अर्निंग बिजनेस है वो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। और जैसे कि हम लोग ने है ना, जब केमिकल प्राइस क्यों बढ़ रही है जब हमने बताया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स कंपनी सभी सुधार रही है, सभी केमिकल कंपनीज, तो ये उसी का इम्पैक्ट और ये सारी वही चीज़ें हो रही है। उसी के अलावा कंपनी यहाँ पे अभी अगले साल 300 करोड़ यहाँ पे कोर प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे अपने यहाँ पे पैसा लगाएगी और यहाँ पे उनके और तरीके यहाँ पे कैसे उनको ऑप्टिमाइज़ किया सकता है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे कंपनी ये सारा काम करेगी। तो करीबन 300 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उसी के अलावा यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो अगर अपन देखेंगे वो यहाँ पे लेके आएगी। कभी भी कोई कंपनी, केमिकल कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट बना लेती है ना, तो वो कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। अगर आप बात करोगे दीपक फिनॉलिक्स की, यहाँ पे प्रॉफिट 77% से ग्रो हुआ है, 938 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है Q4 FY21 में। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है ये दीपक फिनॉलिक्स की, इसको Q-on-Q बेसिस पे भी अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अभी 938 करोड़ का रेवेन्यू है, वहीं पे पिछली बार जब इन लोग ने पैसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 747 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, ठीक है। तो मतलब Q-on-Q Y-on-Y बेसिस पे कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। EBIT के अंदर अगर आप देखोगे 319% Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ है। EBIT मार्जिन अब इसका 28.5 है, जो कि ओवरऑल कंपनी के मार्जिन से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी का जो मार्जिन है इस क्वार्टर के अंदर कितना रहा है, लगभग यहाँ पे वो हमने देखा था कि इसका जो मार्जिन था अगर आप देखोगे तो 28.5, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्जिन है ओवरऑल कंपनी से कम है, बट इसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उसी के अलावा यहाँ पे फाइन स्पेशलिटी केमिकल के अंदर 30% की ग्रोथ देखने को मिली है और वहीं पे बेसिक केमिकल्स के अंदर यहाँ पे 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए बेसिक केमिकल से अगर आप देखोगे तो 245 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइन स्पेशलिटी से 206 करोड़ का, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से यहाँ पे 87 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है और दीपक फिनॉलिक्स से 938 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है। तो ये सारे इनके मेजर बिजनेस सेगमेंट है। की डेवलपमेंट वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनकी रेटिंग है वो यहाँ पे अगर काफ़ी अच्छी हो गई है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेटिंग अभी यहाँ पे पॉजिटिव से यहाँ पे स्टेबल कर दी गई है, जो ठीक है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ पे क्रिसिल AA यहाँ पे रेटिंग है और ओवरऑल यहाँ पे जो A1+ यहाँ पे और भी दूसरी तरह की रेटिंग है, तो मतलब जो ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने अपने यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे प्रोजेक्ट लोन जो था 100 करोड़ का, वो यहाँ पे जो दीपक फिनॉलिक्स के लिए लिया था उसको यहाँ पे प्रीपे कर दिया है। मतलब टाइम से पहले, मान लीजिए 5 साल का अगर लोन था तो उसको यहाँ पे कंपनी ने 3 साल के अंदर ही पे कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और वहीं पर ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी का यहाँ पे नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 0.15 है। और वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट कर रही है, वो यहाँ पे जो 55 एकड़ का लैंड है करीबन यहाँ पे जो आप देख रहे हो दहेज 2 में, और वहीं पे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ज़ीरो इनका जो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो दीपक फिनॉलिक्स से चालू होता है। अभी अगर आप बात करें आउटलुक की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप देखोगे
तो FY22 बिगिंस विद ट्रेपिडेशन, बेसिकली मतलब जितने भी लॉकडाउन्स वगैरह हो रहे हैं वो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पे कंपनी ने बोला है कि वो सारी कंपनीज जो बाहर की कंट्रीज हैं वो सभी यहाँ पे आउट ऑफ द पेंडेमिक आ चुकी है, तो वहाँ पे इतनी हमें डिस्रप्शन देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने केमिकल के वीडियो में बताया था, केमिकल सेक्टर का जब हम लोग ने एनालिसिस किया था, तो कि जो डोमेस्टिक केमिकल यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, एंड इट सिम्स क्लियर दैट इट एनेक्टेड अ मच डीपेंस ह्यूमन देन लास्ट ईयर। मतलब कंपनी खुद मान रही है कि यहाँ पे जो सेकंड वेव है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट कर रहा है एज अ कंट्री, एज अ पर्सन, एज अ हेल्थ और एज अ बिजनेस। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे पीपल फर्स्ट माइंडसेट के साथ ये लोग काम करेंगे और उसी के अलावा यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट शेयर इंक्रीज करने में अपना ये सारा काम लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। और वहीं पे DNL जो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड है उसका ओवरऑल यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए काम करेंगे और कैपेक्स वगैरह करेंगे और ये सारी चीज़ें। बट अभी भी यहाँ पे कंपनी ने साफ बोला है कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे अभी भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में रहेगी। वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी की अब थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस वगैरह और डेप्ट बोरोइंग्स वगैरह की, तो हम लोग वो चीज़ें भी देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे हुआ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे इनका जो यहाँ पे माइलस्टोन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का 1000 करोड़ का यहाँ पे माइलस्टोन यहाँ पे कंपनी ने क्रॉस किया है यहाँ पे FY21 के लिए। और अगर आप देखोगे हाईएस्ट एवर यहाँ पे PBT है 1000 करोड़ का, मतलब कंपनी के यहाँ पे 50 साल में अभी तक इतना हाईएस्ट PBT नहीं आया है। और ये मतलब ये सारी चीज़ें हो पाई है सभी कंपनी के जितने भी एफर्ट्स हैं, ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि इस पे राय क्या रहेगी दीपक नाइट्राइट पे, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार शेयर हो सकता है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी बहुत कंसर्न है। आपको यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क को देखते हुए, मतलब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको यहाँ पे शेयर खरीदना चाहिए। अभी जैसे 1800 आ गया, पहले 1900 था, अभी 1800 है, थोड़ा बहुत और गिरेगा ना, अगर 1600-1700 आता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बहुत बुलिश हूँ, बट यहाँ पे लॉकडाउन के कारण कुछ भी हो सकता है। Q1 यहाँ पे Q4 से खराब होंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि कंपनी केवल 35% ही अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करती है, बाकी सारा तो यहाँ पे इंडिया में ही होता है। 65% बिजनेस जब ठप होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपनी के उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। 1600 से 1700 अगर मिलता है तो आप इसको ज़रूर खरीदें और ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे टारगेट वगैरह कितने हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ 2500 रुपये के हमारे लगभग टारगेट अगले साल के लिए। वहीं पे एक शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या हो सकता है, 2000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे अभी भी मैं बोलूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक बार जो कंपनी एक बार 1700 रुपये, यहाँ पे 1600-1700 रुपये टच करेगी, फिर यहाँ पे एक अपसाइड वापस देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप नेटवर्थ की देखिए तो नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की 2300 करोड़ है। वहीं पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 10 है, जो कि बहुत ही कम है। मार्केट कैप कंपनी का 25,000 करोड़ है। रिटर्न ऑन यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 40% दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 40% दिया है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.23 रह गया, करंट रेशो 2.62 है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इनकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे बोरोइंग्स कैसे, यहाँ पे 1017 करोड़ की जो बोरोइंग्स थी पहले, वो अब सीधा 540 करोड़ आ गई है। मतलब कंपनी ने कितने अपनी डेप्ट वगैरह यहाँ पे बदल दी है। और ये बिल्कुल जो पैटर्न है ना, ये विनाती ऑर्गेनिक्स जैसा है। वहीं पे उन लोग की भी वो डेप्ट फ्री कंपनी है और ये भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है। ये सभी जो केमिकल कंपनीज है ना, नॉर्मली डेप्ट वगैरह लेती नहीं है, अपने इंटरनल अक्रूवल्स इनके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैश फ्लोज वगैरह, जिससे वो लोग सब कुछ कर पाती है। बाकी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं है प्रमोटर्स के अंदर। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स ने पिछले एक साल में कुछ भी यहाँ पे नहीं बेचा है। मार्च 20 में उन लोग ने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा उन्होंने उठाया था। वहीं पे अगर आप देखोगे FIIs ने अपना स्टेक बेचा है। अगर आप देखेंगे कौन से बड़े FII ने बेचा है, तो IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने बेचा है और वहीं पे L&T म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक कम किया है। DIIs की बात करें तो यहाँ पे अगर आप DIIs में देखते हो तो आदित्य बिरला जो है यहाँ पे, सन लाइफ म्यूचुअल अगर आप देखोगे निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड जो है उसने यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा बेचा है, स्टेक बेचा है। और मीरे के यहाँ पे स्टेक बढ़ा है, मीरे एसेट ब्लू चिप फंड ने इसको खरीदा है 20 बार। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अपना 3.15% स्टेक लग के थोड़ा बहुत इसे कम किया है। पब्लिक के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे कोई बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे DCS इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका स्टेक अभी भी नॉर्मल है। वहीं पे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ों की, तो यहाँ पे अभी हमारा ये सारी चीज़ें तो हो ही गई है कि बोरिंग्स वगैरह कितनी कम हुई है, ये सब हो गया। अब थोड़ा बहुत हम लोग इसको ट्रेंड लाइन पे देख के यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं दीपक नाइट्राइट का। चलिए अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक थोड़ा बहुत अभी आप बेयरिश जोन में जा चुका है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग समझना चाह रहे थे कि ये कल अभी 4.5% कैसे गिर गया, इसके पीछे रीज़न है नवीन फ्लोरोसिन। नवीन फ्लोरोसिन के रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे,
करीबन 70-75% उनका प्रॉफिट कम आया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे ढंग से, जब उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह सारी डिटेल्स आ जाएंगी हम लोग वो भी करेंगे। बट ये एक कंपनी है नवीन फ्लोरोसिन, वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, दीपक नाइट्रेट जैसी है। अगर एक कंपनी सेक्टर में खराब परफॉर्म करती है ना तो सबका आउटलुक खराब हो जाता है। भले दीपक नाइट्रेट ने रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए, बट एक आउटलुक यहाँ पे बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ते हैं तो फिर बिगड़ते हैं। अगर आप देखोगे कंपनी ने अपनी 2 सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, 1852 और 1813। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1745, जो मैं आपको बोल रहा था बाइंग रेंज हो सकता है, 1745 पे आप पहली बाय करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप फिर बाय करो 1650 पे, और फिर आप यहाँ पे बाय करो यहाँ पे अगर 1615 तक यहाँ पे भाव आते हैं तो, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा लगाना चाहता है, यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसके लिए मैं राय दूंगा वो एक बार यहाँ पे 1700 रुपये पे बाय करे, उसके बाद थोड़ी बहुत अपसाइड देख सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस क्या है ऊपर में, 1960 का रेजिस्टेंस है पहला, फिर यहाँ पे 2000, यहाँ पे करीब 2000 के पार है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग, जो अगर आप देखोगे स्टॉक ये था बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चला गया था, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी पिछले एक महीने के अंदर। अगर आप देखोगे कैसे 1500 से 2000 का स्टॉक हो गया था, तो अभी यहाँ पे ये वापस बेयरिश जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1600, 1700 तक की रेंज एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है, जहाँ पे यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बाइंग रेंज बन सकती है, और आपको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और जो जनरली मैं आपको राय दे देता हूँ कि देखिए जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है ना, वो अब यहाँ पे इसमें मत घुसना, क्योंकि एक बार कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट दे देती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जनरली अगर कोई खास बड़ी वजह ना हो, केमिकल कंपनीज में ऐसा अभी कुछ खास इतना होता नहीं है। क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इनमें इतना कुछ बड़ा ऊपर नीचे होता नहीं है। अगर पूरा का पूरा यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ होगा तो होगा। अभी केवल आप ये सोचो कि दीपक नाइट्रेट ऊपर नीचे होगा तो नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम बना है कि ऊपर नीचे ज़्यादा हो, बट एक बार रिजल्ट आने के बाद वो वहीं पर रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे आपको अगर खरीदना ही है तो 1600-1700 में खरीदना। तो अगर नहीं भी बढ़ता है तो कम से कम आपके पास डाउनसाइड रिस्क कम होगी, तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बैट हो जाएगी। जो आप यहाँ पे Q1 तक अगर थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती है, यहाँ पे पैंडेमिक वगैरह थोड़ा सही हो जाता है, तो यहाँ पे आपको अच्छा पैसा बन के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, मेरा टारगेट 2500 रुपये का है, और यहाँ पे जो बाइंग रेंज है 1600-1700 एक रेंज बता दी है, उसके हिसाब से कीजिए। बाकी अगर किसी ने रिजल्ट के हिसाब से शेयर ले रखा था तो वो अपना स्टेक बेच दे, अपने यहाँ पे शेयर्स बेच दे, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत बेयरिश जोन में जा रहा है। और बाकी ये सारी चीज़ें, ओवरऑल कंपनी के स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, ग्रोथ वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दीपक फिनोलिक्स से अगर बिजनेस और अच्छा होता है, आने वाले टाइम में मार्जिन वगैरह देखने, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह देखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बात करें कि कॉन कॉल में कुछ अपडेट था क्या, तो वो भी मैं देख लेता हूँ, कुछ अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कॉन कॉल की अगर हम बात करें तो एक उसमें मेजर अपडेट ये था, जो मैंने आपको बताया था कि 300 करोड़ का एक्सपेंशन है, तो लगभग 300-400 करोड़ का एक्सपेंशन है, बट वो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई है। वहीं पे कुछ बिजनेस अपडेट्स अगर देखें, नाइट्राइट की डिमांड स्ट्रांग है, और वहीं पे डाइज और पिगमेंट्स में यहाँ पे Q3 Q4 के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डिमांड थी। अब आप ये समझ लीजिए कि डाइज वगैरह में अगर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, पिगमेंट्स वगैरह में, तो अभी मैं उसके पीछे एक बात बताता हूँ कि एक कौन सा अच्छा स्टॉक हो सकता है आपको खरीदने के लिए। उससे पहले अगर अपन देखें, चाइना यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है फिनॉल वगैरह, और वहीं पे बाकी जो ओवरऑल बिजनेस है, कंपनी ने बोला है कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, बट यहाँ पे इबिट मार्जिन वगैरह यहाँ पे कंपनी ये सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन है, यहाँ पे कंपनी सभी तरह की चीज़ों के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक अच्छी चीज़ के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये बीट द स्ट्रीट का एक्सक्लूसिव एनालिसिस है और एक्सक्लूसिव टिप मान सकते हैं आप। देखिए, एशियन पेंट्स एक अच्छा स्टॉक हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। अभी उसके पीछे क्या रीज़न है, देखो ओवरऑल यहाँ पे ऑटोमेटिव की जो मोबाइल सेक्टर था, उसकी यहाँ पे डिमांड बहुत हाई रही थी लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखो कि सीमेंट सेक्टर ने जो हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स पोस्ट किए, उनके वॉल्यूम्स आए थे, स्टील सेक्टर के वॉल्यूम्स आए थे, वहीं पे डाइज एंड पिगमेंट्स के यहाँ पे सेगमेंट भी आए थे। लगभग अगर आप देखोगे ये सभी कंपनियाँ सीमेंट, ऑटोमोटिव, और वहीं पे अगर आप बात करो अपना सीमेंट, ऑटोमोटिव और यहाँ पे बिल्डिंग सेगमेंट जो स्टील वगैरह होते हैं, तो ये सारी कंपनियां कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करती है। और ये सभी कंपनियों को यहाँ पे एकदम से ये अगर आप देखोगे तो ये एशियन पेंट से रिलेटेड है। मतलब जैसे कि हमने देखा अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स में, यहाँ पे जो इंडिविजुअल होम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण सीमेंट उनको ज़्यादा बिका है, स्टील यहाँ पे ज़्यादा बिका है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। अगर ये दोनों जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, इनकी डिमांड अगर बड़ी है, इनकी वॉल्यूम्स बड़ी है, तो यहाँ पे एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। एशियन पेंट्स में मैं आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट दे सकता हूँ, 2700 रुपये का टारगेट है।
उसको आप लेके चलो, उसके रिजल्ट तक आपको ये टारगेट हिट हो जाएगा अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वैसी है। और अगर आप देखो कि वो 3-4 महीने से बिल्कुल उसी रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा था, अगर ये रिजल्ट अच्छे पोस्ट करता है, क्योंकि Q3 में उन्होंने बहुत जोरदार रिजल्ट पोस्ट किए थे, बट यहाँ पे कोई ग्रासिम ने जब अनाउंस किया था हम लोग पेंट बिजनेस में आ रहे, तो वो थोड़ा स्टॉक टूट गया था, उसके बाद से उठा नहीं है, 2300 से 2500 आया है। बट अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं ना तो 2700 तो वैसे ही हिट हो जाएगा, फिर सीधा 2800-2900 तक के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक एशियन पेंट्स आपके लिए अच्छी बैट हो सकती है, जिसमें आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया सारी स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस, सारी चीज़ें आज हम लोग ने दीपक नाइट्राइट के बारे में जानी है, तो आप शेयर कीजिए वीडियो सभी दीपक नाइट्राइट के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके कोई भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट की अपडेट छूटे नहीं। थैंक यू सो मच।